जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो लोग अभी इस वक्त क्लास में लाइव हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बताइएगा ज़रा, जो लोग भी लाइव हैं कमेंट कीजिए और बताइए, फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। करें स्टार्ट। जी, वेरी गुड मॉर्निंग रेणुका, पूजा, प्रवीण, अंधेरा, महेंद्र कुमार। नाम बड़े खतरनाक रख रखे हैं, घनघोर अंधेरा। बहुत बढ़िया। सुरेश, प्रवीण, जल्दी, मेक इट फास्ट। ऑडियो वीडियो गुड। तो सबको पता है ना आज का टॉपिक क्या है? बताना एक बार। क्या लग रहा है, क्या टॉपिक आज का? पिछली क्लास के अकॉर्डिंग देखो, ये हम पिछली क्लास कर रहे थे 1757 से लेकर 1857 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें इतना निचोड़ के रख दिया था कि अब पूरा देश परेशान हो गया और 1857 में मिलकर के क्रांति करने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के कारण। ऐसा तो है नहीं कि एकदम क्रांति कर देंगे, पीछे कारण क्या है, इन 100 सालों में आखिर क्रांति में कंपनी ने क्या 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 है। ठीक है, देखिए जी, 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे? ऐसा तो है नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिछले 100 सालों में कोई एक ही तरीके से हमारा शोषण किया हो, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से हमारा शोषण किया, वो सभी कारण 6 प्रकार के हुए। 1857 की क्रांति के पीछे 6 प्रकार के कारण हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल, यानी राजनैतिक। इकोनॉमिक, यानी आर्थिक कारण। रिलीजियस, धार्मिक। अलग अलग तरीके के कारण रहे, एक एक को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, यानी पूरा 100 साल का इतिहास हम कारणों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद मिलिट्री, यानी सैनिक कारण। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि। सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि। उसके बाद हड़प नीति, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति, समझिए बात को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, समझ रहे हो ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिछले 100 सालों में हमारा जो शोषण किया वो इस तरीके से किया। जो ये 6 प्रकार के पॉइंट लिखे हैं मैंने, ये 6 कारण हैं, मतलब ये चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी ने की जिसकी वजह से हमने 1857 में क्रांति की। तो सभी कारणों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण
क्या थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति करने के। ठीक है, राजनीतिक कारणों में हम देखेंगे कि कैसे मराठा पेशवाओं को दुखी किया गया था, कैसे अवध के नवाबों को दुखी किया गया था, सबको अलग अलग देखेंगे, और कैसे मुगल बादशाह को दुखी किया गया था। मराठाओं के साथ, अवध के नवाबों के साथ, मुगल बादशाहों के साथ जो हुआ वो सब कहलाएंगे राजनीतिक कारण। सबसे पहले हम देखते हैं 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में पहला पॉइंट, क्या मराठाओं के साथ क्या हुआ था। समझ में आ रही है इतनी बात? चलिए देखिए जी, पहले कारण का पहला पॉइंट, राजनैतिक कारण जिसमें हम देखेंगे क्या हुआ था मराठा पेशवाओं के साथ। इससे पहले हमें मराठा एम्पायर के बारे में चीजें समझनी होंगी। देखिए जी, समझ लेना ध्यान से। दिल्ली में मुगलों का राज था, और जब मुगल राज कर रहे थे उसी समय साउथ इंडिया में एक शक्ति उभरती हुई सामने आई थी, मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य। जब मुगलों का राज था दिल्ली में, उसी वक्त मराठा साम्राज्य उभरती हुई शक्ति सामने आई, जिसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिसकी स्थापना की थी। मराठा एम्पायर 1674 से लेके 1818 तक चलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि शिवाजी महाराज ने जब स्टार्ट किया कि सदा ऐसा ही चलेगा, तो धीरे धीरे शुरू में मराठा एम्पायर 1674 से लेके 1713 तक यहां पे रहा छत्रपति शासन। छत्रपति शासन, छत्रपतियों का राज होता था। छत्रपति मराठा एम्पायर में सबसे बड़ा पद यानी राजा का पद होता है। लेकिन समय बदलते हुए 1713 में ये पावर चली गई पेशवाओं के पास। 1713 से लेके 1818 तक मराठाओं में चला पेशवा शासन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग। मराठा एम्पायर में सबसे बड़ा पद होता है छत्रपति। छत्रपति के अधीन कैबिनेट होती है जिसको कहते हैं अष्टप्रधान। अष्टप्रधान एक कैबिनेट। अष्टप्रधान में 8 मंत्री होंगे। उन मंत्रियों में जो सबसे बड़ा पद होगा वो पेशवा कहलाएगा। पेशवा यानी उस जमाने का प्रधानमंत्री। तो शुरू में तो छत्रपतियों के पास थी पावर, बाद में पेशवाओं के पास चली गई ये पावर। ठीक है, पेशवाओं में एक से एक पेशवा बने। बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव मस्तानी, आप लोगों ने जो मूवी देखी होगी वो वाले। ऐसे चलते चलते आखिरी पेशवा बने थे बाजीराव सेकंड। ध्यान से सुनना अब बात। बाजीराव सेकंड 1796 में पेशवा बने, 1818 तक रहे। बाजीराव सेकंड के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरदस्ती, अब क्योंकि मुगल तो कमजोर हो चुके थे, मराठा उभर गए, कंपनी देखना चाहती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1817 और 18 में पुणे की संधि की। पुणे की संधि साइन करवाई बाजीराव सेकंड से, और इस संधि में कहा गया कि अब आपको 8 लाख रुपए पेंशन मिलेगी। आपको 8 लाख रुपए पेंशन मिलेगी, जिसपे आपको बिठूर जाना होगा। बिठूर यानी कानपुर। सर आप महाराष्ट्र छोड़ दो, आपको 8 लाख रुपए पेंशन पर बिठूर जाना होगा। महाराष्ट्र से अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड को 8 लाख रुपए पेंशन पर बिठूर भेज दिया, कानपुर भेज दिया। अब ये कानपुर में रहते हैं, महाराष्ट्र छोड़ दिया। इस महाराष्ट्र का जो रेवेन्यू था वो उसमें से इनके पास 8 लाख रुपए सालाना इनके अकाउंट में आ जाता है पैसा। तब
1853 में बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड की डेथ हो जाती। जैसे ही 1853 में इनकी डेथ हुई तो इनका कोई सगा बेटा नहीं था, इनका एक दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ बेटा था, और नाम है नाना साहेब। इन्होंने एक बेटा गोद ले रखा था, नाना साहेब। अब आई ना क्रांति वाली फीलिंग। सुनो मेरी बात। मराठा एम्पायर जिसकी स्थापना की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, वही एम्पायर 1713 के बाद पेशवाओं के पास ट्रांसफर हो गई सारी की सारी पावर। पेशवा उस जमाने के प्रधानमंत्री होते थे। छत्रपति के अधीन एक कैबिनेट होती थी जिसको बोलते थे अष्टप्रधान, 8 मंत्री। उसी में जो सबसे बड़ा पद होता था वो होता था पेशवा, यानी कि प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो पेशवाओं का शासन चला। ऐसे ही लास्ट पेशवा जब बने तो 1817 और 18 में पुणे की संधि थोप करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने 8 लाख रुपए पेंशन पे बिठूर भेज दिया। बिठूर में उनकी डेथ हो गई, और तब उनका दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ बेटा नाना साहब पेंशन की डिमांड करते हैं, पेंशन दो। कंपनी ने मना कर दिया। आप कौन? क्योंकि आप तो गोद लिए हुए बेटे हो, आप तो सगे हो ही नहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी गोद लिए बच्चों को ना राजा मानेगी ना पेंशन देगी, वो उसका वारिस ही नहीं है। तो नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया। क्या नाना साहब के साथ जो बर्ताव हुआ वो सही है? नहीं जी। क्या नाना साहब अकेले कुछ बिगाड़ेंगे अंग्रेजों का? नहीं जी। लेकिन नाना साहब ने कहा कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। 1857 में जब देश क्रांति कर रहा होगा तब कानपुर से कौन लड़ेंगे? नाना साहब। क्यों? क्योंकि पेंशन नहीं दी। नाना साहब को पेंशन न देना क्या क्रांति का एक कारण है? बिल्कुल है। कैसा? राजनीतिक कारण। समझ में आ गई बात? मुझे बताइए इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो। थैंक यू। ये और थोड़ा सा गर्म करके दे देना, मतलब या तो उसमें डाल के दे दो या भर के दे दो ये। तब तक आप नोट कीजिए। समझ में आया ना? मजा आ गया? अच्छा, ये सब फील भी तो हुआ ना कि हाँ यार नाना साहब का क्या रोल था? ये रोल था नाना साहब का। मुझे लगता है सारी बात समझ में आ गई होगी। इसको अच्छे से तरीके से नोट कीजिए आप लोग। तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए थोड़ा बहुत रेस्ट बीच में चलेगा।
पास करो। हाँ मेरे से भी करते नहीं, मैं उधर ग्रेड स्कूल में कहता रहा अभी कहाँ है वो, क्लास के बाद में। समझ में आ गई ना बात? बताइए, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट क्यों नहीं कर रहे आप लोग यार? क्लियर? वेरी गुड मोदी। अब देखिए आप, 1857 की क्रांति में राजनीतिक कारणों में दूसरा पॉइंट, मराठा पेशवाओं के बाद अवध के नवाब के साथ क्या हुआ था? अवध, अवध में क्या एजेंडा था? राजनीतिक कारण पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? देखिएगा जी। जब बात है उस वक्त की जब दिल्ली में थे मुगल, और सबको पता है कि मुगलों का औरंगजेब के बाद क्या हाल था, बुरा हाल था। तो ऐसे ही मुगल एम्पायर के दौरान एक सूबा हुआ करता था, अवध। सूबा यानी एक राज्य, एक राज्य हुआ करता था मुगलों के अधीन। मुगल बादशाह द्वारा वहां पे एक गवर्नर अपॉइंट किया जाता था। तो ऐसे ही मुगलों ने 1712 में एक व्यक्ति जिसका नाम था सआदत खान, इसको अवध का सूबेदार बनाया। सआदत खान को अवध का सूबेदार बनाया। अवध का सूबेदार बनने के बाद 10 साल में ही इसको समझ आ गया कि अब मुगलों के बस की बात है नहीं, क्योंकि औरंगजेब के बाद तो मुगल कमजोर थे। इसने अवध को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया और 1722 में अवध को स्वतंत्र करके खुद बन गया अवध का पहला नवाब। यानी अवध मुगलों के अधीन होता था और अब मुगलों का एक राज्य बन चुका है। ऐसे ही अवध में नवाबों की लिस्ट चलती रही, पहला, उसके बाद उसके बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ऐसे चलती रही लिस्ट। इसी क्रम में आखिरी नवाब बनकर के आया वाजिद अली, और तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। जब अवध स्वतंत्र हुआ था, कंपनी इतनी प्रभावित नहीं थी। कंपनी ने नींव डाली 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद। उसके बाद कंपनी सोचती है जो भी राज्य स्वतंत्र है सबको समेट लेंगे। 1847 से लेकर 1856 तक वाजिद अली रहा अवध का नवाब, यानी अवध को सबसे लास्ट में कैप्चर किया गया था। अवध के लिए तो बड़ा डरती थी कंपनी, लेकिन जब वाजिद अली गद्दी पे बैठे तो कंपनी ने कहा ये तो चेरी का वो फल है जो पेड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, पेड़ को हिलाएंगे फल नीचे आ गिरेगा, क्योंकि बहुत आसान काम हो गया था। डलहौजी ने कही थी ये बात।
ये जो वाजिद अली बने हैं ना, वाजिद अली ऐसा किताबों में है, बहुत सारी किताबों में, कि टोटल 300 बेगम थी। बताओ, कोई 29 बताता है, कोई 300 बताता है। 300 बेगम थी, हम मान के चलते हैं ये डाटा। जिनमें जो मेन थी उसका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ये थी प्रमुख। वाजिद अली का सीन ये था कि दरबार में सारा दिन नृत्य चलता रहता था, शायरी चलती रहती थी, संगीत चलता रहता था, कविताएं चलती थी। बड़े अच्छे साहित्यकार थे। किस्सा राधा कृष्ण ये नाटक लिखा है। वाजिद अली के दरबार में, मतलब वाजिद अली सिवाय राजनीति के सब कुछ आता है। करण जौहर टाइप का प्रोग्राम था यहाँ पर। तब हजरत महल इनकी प्रमुख बेगम। वाजिद अली के ये सब काम देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में वाजिद अली के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया, मिस गवर्नेंस का आरोप लगाया कि आपको राज करना नहीं आता, गद्दी छोड़ दो। कुशासन का आरोप लगा के अरेस्ट कर लिया घर आकर और कलकत्ता में जेल में रखा। और बेगम हजरत महल को कहा कि आपको हम देंगे पेंशन, रहने को सरकारी क्वार्टर, लेकिन आप राजनीति छोड़ देंगे। अवध की राजधानी लखनऊ अब ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएगी। लखनऊ को अब कंपनी देखेगी। अवध के नवाब के साथ जो हुआ वो सही है क्या? नहीं जी। बेगम हजरत महल ने कहा मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मैं अपना अवध छुड़वा लूंगी। 1857 अगले साल जब देश क्रांति कर रहा होगा तो लखनऊ से कौन लड़ेगी? बेगम हजरत महल। क्या वजह है? पति को कुशासन का आरोप लगा के गिरफ्तार कर लिया था, ये वजह है। समझ में आ गई बात? बताइए। मुझे लगता है आज सिर्फ राजनीतिक कारण पर पाएंगे हम। एक बार आप लोग यहां तक नोट कीजिए। डन। समझ में आ रही है चीजें सारी? बताओ जरा।
समझ में आ रहा है ना सब? चलो आगे। ओके, उसके बाद देखिए जी, मुगलों का क्या हुआ। तीन चीजें बताई थी ना, मुगल बादशाह के साथ क्या हुआ। मुगल वंश 1526 से लेकर 1857 तक चलता है जी। मुगल वंश शुरू में बड़ा पीक पे चला जब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का राज था, तब जबरदस्त चला। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके समय तक बिल्कुल सही था, पीक पे था सब कुछ। औरंगजेब के मरने के बाद सब कुछ डूब गया। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो मुगल कमजोर पड़ गए और इनका हो गया पतन। 1707 से लेके 1857 तक मुगल, बस पूछो ही मत। आप लोगों ने देखा है, इतिहास पढ़ाया है मैंने। लास्ट जो मुगल बादशाह बना था बहादुर शाह जफर। सबको पता है हालात कैसे थे। 1837 से लेकर 1857 तक हालात बुरे थे। बहादुर शाह जफर को लाल किले में रहना, बादशाह कहना, दरबार लगाना, इनके कोइंस, लोगों द्वारा जो उपहार दिए जाते थे या लिए जाते थे, यही तो बचा था। लाल किले में रहना बैन कर दिया, बादशाह नहीं हो, दरबार नहीं लगाओगे, कॉइन्स नहीं चलेंगे, अब उपहार भी नहीं लोगे। हालात खराब कर दिए। बहादुर शाह जफर सोच रहे हैं लाल किला छोड़ना पड़ेगा अब। इससे पहले कि लाल किला छोड़ें, 1857 की क्रांति शुरू हो जाएगी और दिल्ली से किला नहीं छोड़ेंगे, क्रांति करेंगे। ये था जी मुगलों का। ये तीनों मैंने आपको करवा दिए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 में जो क्रांति हुई, उसके कारण मुझे बताइए, क्या यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? बताइए जरा। कोई भी दिक्कत हो अगर तो बताइए। वेरी गुड। लिख लिया? चलो जी, उसके बाद देखिए आर्थिक कारण। दूसरे नंबर के कारण पे चलते हैं हम। आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हम सबसे पहले देखेंगे कृषि। कृषि को लेकर के क्या था, देखिए जरा। कृषि दो प्रकार की होती है, एक फूड क्रॉप
और एक कैश क्रॉप। फूड क्रॉप होती है जैसे चावल, गेहूं। कैश क्रॉप में जैसे कपास, नील की खेती। तो जो किसान है वो खुशी खुशी चाहते थे कि हम चावल या गेहूं उगाएं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि ये लोग नील की खेती करें। अब नील की खेती से दिक्कत ये थी, अब मान लीजिए ये किसी किसान की फसल है, ये जमीन है, इस जमीन में नील की खेती उगाई। नील नील का पौधा इस तरीके का होता है कि जिस जमीन में पैदा हुआ है उस जमीन को खराब कर देगा। किसान क्या करेगा? किसान दुखी होगा। किसान की जमीन खराब हो गई, किसान दुखी है। बार बार नील की खेती करवाने से जमीन खराब होगी, किसान दुखी है, वैसे कुछ कर नहीं सकते। 1857 में जब क्रांति होगी तब देख लेंगे, हम भी चलेंगे क्रांति में। तो आर्थिक कारणों में पहला तो है कृषि को लेकर के। समझ में आ गई बात, क्या दिक्कत है? बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बोला नहीं जा रहा। आप लोग बताएं। गर्म पानी पी पी के काम चल रहा है भाई, देखो इसको। लिखो इसको एक बार, फिर देखते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कैसे पता है कोमल? तो चलिए, आज मैंने आप लोगों को जो चीजें करवाई है 1857 की क्रांति के कारण, जिनमें से राजनीतिक कारण, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक, सहायक संधि व हड़प नीति। कैसे देख लिया, मराठा पेशवा के हालात हुए थे, अवध के नवाब के और मुगल बादशाह के, तीनों दुखी थे। तो इनके साथ जो हुआ वो हुए राजनीतिक कारण, है ना। उसके बाद ये देखिए, पेशवा का देखा हमने, सारा कुछ बैकग्राउंड आप लोगों को बताया। अवध के नवाबों का देखा, अवध की राजधानी पूछी गई है, पहला और आखिरी नवाब पूछा गया है, मुगलों के साथ देखा, ये सब ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ एक बार, क्या आप लोगों को बाबर से लेकर औरंगजेब तक सबके मकबरे याद हैं? एक बार बताना, कमेंट। सबसे पहले बाबर का बताओ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा पिछला। सबसे पहले बताइए बाबर का मकबरा, एक एक। है याद? बताइए।
काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में ताजमहल, औरंगजेब का बता दो चलो। लेट चल रही है ना क्लास। औरंगजेब का औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास में मैं इतना ही करवा पाऊंगा, अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बाय बाय।